के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से भेंट की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को उनकी जीत के लिए बधाई दी और उनके साहस, मेहनत और समर्पण की सराहना भी की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ फोटो और स्मृति चिन्ह का आदान प्रदान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी का दौरा करेंगे और बंजी के कालसाका तक रोड शो में भाग लेंगे। उनके आगमन को देखते हुए पूरे मार्ग पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। सुरक्षा बलों ने रोड शो रूट में दोनों किनारों पर वाहन और संदिग्ध वस्तुओं की जांच शुरू कर दी है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की और मार्ग के आसपास स्थायी अवरोध लगाए गए। वहीं प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान भारी भीड़ जुटने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं। वहीं प्रशासन ने आम लोगों से भीड़ और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह भी दी है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रियों से संवाद किया और रेलवे व्यवस्थाओं में सुधार, सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाए और बेहतर सेवा सुनिश्चित की जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज की दुनिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है और प्रदेश को भी इसके अनुरूप बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 8-10 वर्ष पहले गरीब लोगों के लिए इलाज कराना कठिन था, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत अब देश भर के 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज के दिन पे दे रहा है। मित्रों, आज दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है और आज की मांग के अनुरूप हम अपने आप को बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज में पीछे नहीं रख सकते। आज से 10 वर्ष पहले एक गरीब के लिए अपना उपचार कराना एक कठिन कार्य होता था, बहुत कठिन और जोखिम भरा होता था। उपचार नहीं करा सकता था। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को लीवर सिरोसिस हो गया, किसी को बाईपास सर्जरी करवाना है किसी गरीब को, उसके लिए बहुत कठिन होता था कि वह इन सब कार्यों को कर सकेगा। उसके पास उसकी सामर्थ्य नहीं होती थी। वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता था, परिवार की महिलाओं के जेवर को कहीं पर गिरवी रखता था और फिर हमारे पास भी सिफारिश आती थी कि आप फलाने हॉस्पिटल को एक पत्र लिख दीजिए, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर लीजिए। हम लोग बातचीत करते थे, हम भी बात करते थे, पत्र भी लिखते थे, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष
स्वास्थ्य की फ्री सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने इसके दायरे को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हमने जो तबका इससे वंचित था, जो किन्हीं कारणों से इसके दायरे में नहीं आ पा रहा था लेकिन नीडी था, हमने उसको भी राज्य की ओर से इस सुविधा से जोड़ने का काम किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोगों ने बड़ी संख्या। तो वहीं मुरैना में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जिले के लिए ये कार्यक्रम विकास की नई दिशा तय करने वाला साबित हुआ। तो वहीं आपको बताते चले, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की श्रृंखला को हरी झंडी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरैना को स्मार्ट और समृद्ध जिले के रूप में विकसित करने के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन कल्याण की योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और क्षेत्र के स्थानीय निवासी मौजूद रहे। मुरैना के लोगों ने विकास योजनाओं की इस श्रृंखला पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर इसे देश के लिए सौभाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये खेलों के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा और वैश्विक स्तर पर खेलों के आयोजन में हमारी क्षमता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी दी कि 28 से 30 तक 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस अवसर पर देश भर के पुलिस प्रमुख और अधिकारियों की भागीदारी होगी और सुरक्षा एवं प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम होगा तो भारत के लिए तो सौभाग्य का विषय होगा ही। सर, कल कॉन्फ्रेंस है, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है, बड़ा मोदी अमित शाह समेत तमाम बड़े अफसर जो है कल छत्तीसगढ़ आएंगे। हाँ, 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस है 28, 29, 30 और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दोनों रहेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में आयोजित किसान महतारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और माताओं के सामने राज्य की कृषि नीतियों और योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुनकर उन्हें शीघ्र समाधान देने का भरोसा भी दिलाया। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस के इज्जत नगर तक मार्ग विस्तार को हरी झंडी दिखाई। इस विस्तार के साथ क्षेत्र में यात्रियों को बेहतर और तेज रेल सेवा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्ग विस्तार को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने आज अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और झंडे लगाए गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और प्रचार गतिविधियों का भी आयोजन किया। सोचिए, अंधेरी रात, कमरे में सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी,
स्क्रीन पर घूमते सिक्के, तेज म्यूजिक और आपके दिल में वही मीठा सा धोखा। एक और क्लिक और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या वाकई हजारों को लाखों में बदलने का ये डिजिटल सपना जितना चमकदार दिखता है उतना ही खतरनाक भी है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा किया उसने मानो पूरे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया की नींव ही हिलाकर रख दी। देखिए इसे लेकर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रात कमरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी, स्क्रीन पर घूमते सिक्के, तेज म्यूजिक और आपके दिल में वही मीठा सा धोखा। एक और क्लिक और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या वाकई हजारों को लाखों में बदलने का ये डिजिटल सपना जितना चमकदार दिखता है उतना ही खतरनाक भी है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा किया उसने मानो पूरे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया की नींव हिला दी। अनरेगुलेटेड गेमिंग ऐप सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग की अंधेरी सुरंग का हिस्सा भी है। इसलिए अब नियम सख्त होंगे, कानून बनेगा और इस डिजिटल जुए के सम्राटों की शामत आने वाली है। खिलाड़ी को सजा नहीं मगर जो असली खेल रचते हैं, रियल मनी गेम ऑफर करने वाले और उनका प्रचार करने वाले, उन्हें 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। विज्ञापन वालों को 2 साल की कैद और भारी फाइन। लेकिन बड़ा सवाल वही, क्या ये गेम स्किल है या सिर्फ लक का छलावा? और अगर स्किल है तो प्रतिबंध क्यों? चलिए इस चकाचौंध भरी इंडस्ट्री की असली कहानी सुनते हैं। सबसे पहले समझते हैं गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक में क्या फर्क है। गेम ऑफ स्किल की अगर बात करें तो कौशल वाले खेलों में खिलाड़ी को रणनीति बनानी पड़ती है, सोच समझकर फैसले लेने होते हैं और इन्हीं फैसलों से जीत हार तय होती है। ऐसे खेलों में सफलता अभ्यास से आती है। जितना ज्यादा खेलोगे उतना बेहतर होते जाओगे, क्योंकि समय के साथ आपकी समझ, गति और चालें निखरती हैं। इन खेलों में खिलाड़ी का नियंत्रण भी ज्यादा होता है क्योंकि उसका हर कदम सीधे नतीजे पर असर डालता है। इसके उदाहरण हैं शतरंज, पोकर, ई स्पोर्ट्स जैसे डोटा 2 या काउंटर स्ट्राइक और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स बेटिंग, जिनमें खेल का ज्ञान सट्टे के फैसलों को प्रभावित करता है। भाग्य आधारित खेल यानी गेम ऑफ लक वो होते हैं जिनका नतीजा पूरी तरह किस्मत और ऐसी घटनाओं पर निर्भर करता है जिन पर खिलाड़ी का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे पासा फेंकना, कार्डों को फेंकना या रूलेट का घूमना। इन खेलों में जीत हार संभावना और किस्मत की विषमता पर तय होती है। इसलिए खिलाड़ी चाहे जितनी कोशिश कर ले, नतीजा पहले से तय नहीं किया जा सकता। ऐसे खेलों में खिलाड़ी का नियंत्रण बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ कौशल से ज्यादा भाग्य काम करता है। इसके उदाहरण हैं स्लॉट मशीन, रूलेट, लॉटरी, स्क्रैच कार्ड और ज्यादातर कसीनो गेम्स। अब इन खेलों पर कोर्ट और केंद्र सरकार के रुख को समझते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेम्स ऐप का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर कामों में हो रहा है। इसलिए इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून लाना बहुत जरूरी था। सरकार ने बताया कि ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके चलते धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ मामलों में आतंकवाद को भी फंडिंग हो रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापनों, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन का इस्तेमाल करती है, जिससे ये गेम युवाओं और कमजोर वर्गों तक आसानी से पहुंच रहे हैं। सरकार के मुताबिक ऐसे गेम्स की वजह से देश में आर्थिक नुकसान और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। 2023 से इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में ऐसे गेम्स के कारण 32 लोगों ने सुसाइड किया। वहीं तेलंगाना में पिछले साल 20 लोगों ने सुसाइड किया, जिनमें 7 की मौतें 1 महीने में हुई। तमिलनाडु पिछले 2 साल में 30 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया। सरकार ने साफ कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स लोगों, परिवारों और पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये गेम सिर्फ ऐप नहीं बल्कि जटिल एल्गोरिदम, छिपे हुए नेटवर्क और विदेशों से चल रहे ऑपरेशन का जाल है, जिन्हें पकड़ना राज्यों के बस की बात नहीं रही। कई प्लेटफॉर्म बाहर से संचालित होने की वजह से भारतीय कानूनों की पकड़ से बच निकलते हैं और यही इन्हें खतरनाक बनाता है। सरकार ने कड़े शब्दों में बताया कि हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए जनता की जेब से उड़ जाते हैं और 45 करोड़ लोग इस जाल में फंस जाते हैं। यानी ये सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक ऐसी लहर है जो लोगों का पैसा, भरोसा और जिंदगी तक छीन रही है। लोगों की सुरक्षा, मानसिक सेहत, समाज की स्थिरता और देश की आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब इस अंधेरे खेल पर पूरा बैन लगना जरूरी है, ताकि डिजिटल दुनिया को सुरक्षित, बेहतर और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला माहौल दिया जा सके। इसी उद्देश्य से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम बिल 2025 बनाया गया, जो 20 और 21 अगस्त दोनों सदनों में पास हुआ। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 1 अक्टूबर को पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। इस कानून को 3 हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। एमपी हाईकोर्ट में बूम 11 की याचिका, कर्नाटक हाईकोर्ट में A23 रमी की चुनौती और दिल्ली हाईकोर्ट में बघीरा
कैरम की अपील। बगीरा कैरम की अपील को सिरे से खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये पूरा नेटवर्क अपराध पर आधारित था, इसलिए इससे कमाया गया हर पैसा भी अपराध माना जाएगा। दरअसल क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ा मुकेश कुमार, उमेश चौटालिया, नरेश बंसल, घनश्याम भाई पटेल और अन्य लोगों के याचिका देकर मांग की थी कि ईडी द्वारा उनकी संपत्तियों पर की गई अस्थायी अटैचमेंट और नोटिस रद्द किए जाएं। उनका कहना था कि क्रिकेट सट्टेबाजी पीएमएलए के तहत अपराध नहीं है और उनकी संपत्ति को गैर कानूनी आय नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दलील खारिज की जाती है। रैकेट की बुनियाद अपराध पर टिकी थी। डिजिटल फर्जीवाड़े, फर्जी केवाईसी, हवाला चेन और बिना दस्तावेज वाले सुपर मास्टर लॉगिन आईडी मुख्य अपराध की बुनियाद हैं। ये सब जहरीले पेड़ की तरह हैं। जब पेड़ जहरीला हो तो फल कैसे वैध हो सकता है? हालांकि कोर्ट ने सट्टेबाजी को जहरीला पेड़ नहीं कहा। इसके अलावा कोर्ट ने और भी बड़ी बातें कही। कोर्ट ने कहा, क्रिकेट बैटिंग पीएमएलए में लिस्ट अपराध नहीं है। जहरीला पेड़ वो धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, हवाला, फर्जी सिम आधारित डिजिटल नेटवर्क था जिसके सहारे सुपर मास्टर आईडी खरीदे और रैकेट संचालित हुआ। आईडी हवाला के जरिए मारुति अहमदाबाद नेटवर्क ने दिसंबर 2014 से मार्च 2015 के बीच 2469 करोड़ का नेटवर्क बनाया, जिसमें से 60 करोड़ याचिकाकर्ता तक पहुंचे। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि ईडी की कार्रवाई हवा में नहीं बल्कि पक्के सबूतों पर खड़ी है। पूरा सट्टेबाजी रैकेट धोखाधड़ी और अवैध नेटवर्क की जड़ों में बना था, इसलिए इनकी कमाई भी अपराध थी और उस पर की गई हर कार्रवाई बिल्कुल सही है। अदालत ने साफ कर दिया कि पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ही सदस्य से भी पूरी तरह वैध मानी जाएगी, यानी फैसला देने में 3 लोगों की पूरी बेंच जरूरी नहीं। एक सदस्य भी नोटिस भेज सकता है, सुनवाई कर सकता है और आदेश पारित कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नोटिस भेजने से पहले संपत्ति का जब्त होना आवश्यक नहीं है। नोटिस तो सुनवाई की शुरुआत है, जबकि संपत्ति अटैच करना अगला कदम। दोनों कार्रवाइयां अलग हैं, इसलिए नोटिस बिना अटैचमेंट के भी जारी हो सकता है और अटैचमेंट नोटिस के बाद भी दी जा सकती है। इस कदम से सरकार का लक्ष्य है कि इंटरनेट और खास तौर पर ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जवाबदेह और जिम्मेदार बने। राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वो जमीन पर अवैध बेटिंग और जुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां पर नकेल कसी जाएगी। न सिर्फ ऐप्स बल्कि उन्हें प्रमोट करने वालों, फिल्मी सितारों और क्रिकेटर पर भी अब कानूनी कार्रवाई होगी और सभी के लिए यही बेहतर है कि इन फ्रॉड और स्कैम करने वाले गेम से सावधान रहें और इस तरह के किसी भी जाल में न फंसें। तो वहीं देश भर में मौसम और प्रदूषण की स्थिति पर नजर। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है, जहां श्रीनगर में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे बड़ी ठंडी रात है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, जबकि 2 और 3 दिसंबर को बादलों की संभावना है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित है। वहीं शहर के प्रमुख इलाकों में AQI स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, जहां कनॉट प्लेस 461, बंगाली मार्केट 322 और गोल डाक खाना 333 रिकॉर्ड किया गया। अधिकारियों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है, जहां विभिन्न सेक्टरों में AQI इस प्रकार दर्ज किया गया, जहां सेक्टर 125, 422 और 401 सेक्टर में 116, 436 सेक्टर और सेक्टर 62 में ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर नॉलेज पार्क के साथ ही 347 और पार्क 5 379 अधिकारियों ने निवासियों को घर के अंदर रहने और मास्क पहनने की सलाह दी। जहां मुंबई के बांद्रा आपको बताते चले इलाके में सुबह हवा स्मॉग की परत छाई रही। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने को कहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम और वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा और यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं आप प्रदूषण को देखते ही लगातार सरकार लोगों को सलाह दे रही है मास्क पहनकर ही अपने घरों से बाहर निकले। देश भर में कड़ाके की ठंड, जहां दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर नजर आ रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जहां प्रदूषित बताए जा रहे हैं, मुंबई में भी स्मॉग छाया हुआ है। जहां आपको बताते चले लगातार वायु प्रदूषण को लेकर लोगों को सतर्क करती नजर आ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें जम्मू कश्मीर, मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से, जहां प्रदूषण के चलते
लोगों की हालत खराब नजर आ रही है। साथ ही इसे लेकर लगातार लोगों को मास्क पहनने को सरकार के तहत अपील की जा रही है। देश भर में मौसम और प्रदूषण की स्थिति पर ये एक नजर डालेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है। श्रीनगर में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, जबकि 2 और 3 दिसंबर को बादलों की संभावना है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित है। शहर के प्रमुख इलाकों में AQI स्तर खतरनाक से श्रेणी में पहुंच गया है, जहां कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट और गोल्ड डाक में भी रिकॉर्ड किया गया खराब श्रेणी रिकॉर्ड की गई, जहां अधिकारियों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता बेहद खराब नजर आई। विभिन्न सेक्टरों में AQI इस प्रकार दर्ज किया गया, जहां सेक्टर 422, सेक्टर 62 और नोएडा में नॉलेज पार्क सहित आपको बताते चले अधिकारियों ने निवासियों को घर के अंदर इन इलाकों में रहने और मास्क पहनने की सलाह दी है। मुंबई के बांद्रा में भी कुछ इलाकों में सुबह हवा में स्मोक की परत छाई रही, जहां स्थानीय प्रशासन ने लोगों से प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने को कहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम और वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा और यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, जहां देश भर में ये कड़ाके की ठंड जिसके चलते धुंध स्मॉग भी छाया हुआ है। लोगों को यात्रा के समय सावधानी बरतने की लगातार अपील भी की जा रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर, तो मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड मुंबई से, जहां स्मॉग छाया हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण देखना जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।